घटकों को, उन बिंदुओं को टच करने वाले हैं जिसके बिना ज्योमेट्री या भूमिति या रेखा गणित संभव ही नहीं है। अगर आप भूमिति पर विजय पाना चाहते हैं, अगर आप भूमिति को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इन दो चीजों पर, रेखा और कोण पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर ये बातें आपकी कंफर्म हो जाती हैं, ज्योमेट्री के आपका जो मार्ग है एकदम प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। रेखा क्या है, पहले हम देखेंगे रेखा। मैं रेखा ज्योमेट्री वाली रेखा की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। रेखा क्या है, रेखा की परिभाषा होती है, देखिए मान लो यहां पर एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, इसका नाम मैंने ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया। अगर इसको मैं मिला देता हूं, इसका नाम रेखा है। तो रेखा पैदा कहां से हुई, परिभाषा सुन लो। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को, रचना को रेखा कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। अब भाई देखो, इसमें बिंदु आ गया। अब बिंदु क्या होता है, बिंदु समझ लो, ये है बिंदु आपका, ये ना, ये बिंदु है। अब कोई पूछेगा कि बिंदु क्या होता है, आप बताएंगे कि ये बिंदु है। अब बताएंगे कैसे, परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। इसकी डिफिनेशन समझने के पहले, सुनने के पहले आप समझ लीजिए इसमें एक बात, ये क्या ये जो आकृति दिख रही है, इसमें लंबाई है, नहीं है, चौड़ाई है, बिल्कुल नहीं है, मोटाई नहीं भाई, ऊंचाई वो भी नहीं है। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को बिंदु कहते हैं। मैंने ऐसी सारी आकृतियां, ऐसी सारी डिजाइन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का पता ही नहीं चले, उसको हम बिंदु कहते हैं। बात समझ गए, बिंदु ना, ये बिंदु की बात बार बार ये ज्योमेट्री में बिंदु पॉइंट आता रहेगा, उसको समझने के लिए ये बिंदु जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब आपने ये देख लिया रेखा। अब रेखा में कुछ और भी संकल्पनाएं हैं, कुछ और भी टर्म्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, पहले है रेखाखंड। रेखाखंड, अब ये रेखाखंड क्या होता है, सेगमेंट बोलते हैं इसको। क्या होता है, सेगमेंट। अब यहां देखिए, अब ये मैंने यहां पर खींच लिया, स्ट्रक्चर खींच लिया, इसका ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ध्यान देना। माने ये जो रेखा है वो बिंदु ए से शुरू हुई है और बिंदु बी पे जाकर समाप्त हो गई है। माने ये दोनों इसके लास्ट पॉइंट हैं, ठीक है, अंतिम बिंदु हैं। अंतिम बिंदु को बोलते हैं अंत्य बिंदु। अंत्य बिंदु मतलब ऐसी रेखा जिसके अंत्य बिंदु हो, अंतिम माने अंतिम बिंदु हो, उनको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेखाखंड या सेगमेंट बोलते हैं। अब बात समझ में आई। अब दूसरा, रेखाखंड के बाद में हम देखेंगे किरण। अब ये किरण क्या होता है, रेज। रेज ये होता है वह रेखा, ऐसी रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो या एक अंत्य बिंदु हो, बस एक। इसमें दो अंत्य बिंदु थे ना, उसमें सिर्फ एक रहेगा, तब क्या करेंगे हम, ऐसे कर देंगे। इसका मतलब ये होता है, ये जो रेखा है बिंदु ए से शुरू तो हुई है, लेकिन आगे सिर्फ बी तक गई है नहीं, बी से होते हुए अनंत दूरी तक जाती है। इसको हम कहते हैं रेखा। अब कभी भी आपको रेखा दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, ए बी करके ऐसे, ठीक है, रेखा ए बी। किसी किरण को अगर आपको शो करना है लिख करके, आप इस प्रकार से लिखेंगे, तब बात बनेगी, ठीक है। ये किरण हो गई। अब किरण के बाद बारी आती है रेखा की। रेखा क्या है, रेखा का मतलब होता है, ये देखो, अभी ये आपकी एक सेगमेंट है, ठीक है ना, इसमें एक बिंदु, ये एक यहां है, एक यहां है, माने ये ए बी है, ठीक है। ए बी का मतलब इसमें रेखा में कोई भी अंत्य बिंदु नहीं है। ये कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां पर खत्म हुआ है, ये पता नहीं चलता है। इसको हम कहते हैं किरण, ठीक है। अब इस किरण के बारे में जान लेने के बाद आइए अब इन्हीं की सहायता से हम आपको बताएंगे कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, ठीक है। ये गणितीय भाषा है,
अगर हम अपनी भाषा में बोले इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। अब कोण तो जानते होंगे, कोण मीन्स कोना, हमारे घरों में कोना है, ठीक है। तो ये होता कैसा, सिंपल में आप समझ लीजिए, दो भुजाओं के मिलन बिंदु को हम कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन गणितीय भाषा में अलग है। जरा ये देखिए, ये एक किरण है, इसका नाम है ए बी, ठीक है। लेकिन ये किरण में जरा ध्यान देना, किरण का अंत बिंदु बी है, प्रारंभिक बिंदु बी है, माने यहीं से शुरू हुआ है। और एक किरण है बीसी, जो कि बी से शुरू होकर सी तक गया है। अब परिभाषा इसके आधार पे अगर आप बनाना चाहे तो आप बोलेंगे दो, माने ऐसी रचना जो दो किरणों के अंत बिंदुओं को मिलने से बनती है, या दो किरणों के अंत बिंदु या दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु से मिलकर बनने वाली रचना को हम कोण कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये आपका किरण ए बी का प्रारंभिक बिंदु बी है और किरण बीसी का भी प्रारंभिक बिंदु बी है, तो दोनों यहां पर मिल गए, तो ये जो रचना बनी इसको हम कोण कहते हैं। अब ये कौन कौन से भाग हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं, ठीक है। आर्म या साइड बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। तो ये कोण के दो भाग हो गए, एक भुजा और एक शीर्ष बिंदु, ठीक है। अब कोण समझ लेने के पश्चात हम आपको बताएं कि इस कोण का नामकरण हम कैसे करेंगे। ये नामकरण देखिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब इसको पढ़ने के आपके पास 3 तरीके हैं। कितने? 3। पहला, एंटी क्लॉकवाइज, कोण ए बी और सी, इसका नाम है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना चाहें कि कोण सी बी ए, सी बी ए, ये भी चलेगा। 2 तो हो गए। अब तीसरा कौन सा नाम है? तीसरा है सिर्फ एक अक्षर से, कोण बी, कोण बी, ठीक है। माने कोण को इस 3 प्रकार से आप लिख के दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो आपका ठीक है, ये वाला कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कि एक अक्षर से कोणों को दिखाना संभव नहीं होता। वो कौन सी कंडीशन है मैं आगे चल करके बताता हूं। अब हम देखेंगे कोण के प्रकार कौन कौन से हैं। आपने कोण देख लिया, अब कोणों के प्रकार में ध्यान से देखेंगे। पहला है नंबर 1, समकोण। समकोण, समकोण का मतलब राइट एंगल। ऐसे सारे कोण जिनका मान 90 डिग्री हो। अब ये जो कोणों के मान होते हैं उसी के आधार पे इसके प्रकार या नाम आपको पढ़ना है। ऐसे सारे कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, ये देखिए, ये आपका समकोण है, ए बी सी, ठीक है। इसका मान 90 है। सेकंड है न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट, ACUTE। अब ये क्या होता है, यहां देखिए, यहां PQR, माने ऐसे कोण जिनके मान 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, माने 0 और 90 के बीच में हो, उनको हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस क्या होता है, ये देखिए, ये है आपका किरण ए बी और ये रेखा है सी। तो ये जो कोण बना है ये कितना है, ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। अब परिभाषा बना लेंगे, ऐसे सारे कोण जिसका मान 90 और 180 के बीच में हो, माने 90 से ज्यादा 180 से कम, ऐसे सारे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे
और कौन सा प्रकार है? 3 प्रकार आपने यहां पर देख लिया है। चौथा देखेंगे, चौथा है ऋजु कोण। क्या है? ऋजु कोण। अब इसको ऋजु कोण बोलना या सरल कोण बोलना, सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। ये कितना होता है? इसका मान हमेशा एग्जैक्टली 180 होता है। कितना? 180। जैसे ये देखिए, यहां पर एक रेखा है ए बी, यहां पर बिंदु पी है, ठीक है। तो इस पर जो कोण बनेगा बिंदु पी पर, ये पूरा कोण कितना होगा? 180 होगा। इसको सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे, ठीक है। अब ऋजु कोण समझ लेने के पश्चात में हम ये देखेंगे रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण, लिनियर एंगल। ये देखना, अब एक रेखा आपकी ए बी है और यहां पर हमने बिंदु P ले लिया है। P से एक रेखा हमने यहां पर डाल दी है, PM है। अब ये PM जो रेखा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं जो स्ट्रेट मैंने किया स्ट्रेट होगा, ये हम इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि ये कोण आपका ये बना है, एक ये बना है, दोनों कोण एक ही रेखा पर बनने के कारण इसे हम रेखीय युगल कोण बोलेंगे, ठीक है ना। रेखीय युगल कोण, एक रेखा पर बने युगल, युगल में डबल, 2, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे लिनियर एंगल बोलेंगे। अब लिनियर एंगल में अब ये चाहे रेखा हम ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, इन दोनों कोणों का मान हमेशा 180 ही होता है। इसका मतलब अगर ये रेखीय कोण दिए गए हैं, एक कोण का मान अगर मैंने आपको बता दिया, मान लो इसका मान है 120, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है, 60 आएगा। अब ये सवाल हम आपको आगे बताते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है, 5th हो गया ना, आगे नाम देखिए 6th है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, रेफ्लेक्ट एंगल, रेफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? अभी देखना, एक रेखा है ये सी, इसका नाम ए बी है, दूसरी रेखा मैंने सी कर दिया। ये जो कोण बना, ये कोण सी ए बी उल्टा दिख रहा है ना, आप कोण यहां दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं ऊपर, सी ए बी। इसका मान 180 से ज्यादा है। कितना? 180 से ज्यादा है, लेकिन 360 से कम है। इसका मतलब 180 और 360 के बीच जो कोण बनेंगे उसको हम रेफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे और कोण के बारे में। ये कोण आपको फिर आपको जनरल आइडिया के लिए, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि अगला जो हम चैप्टर लेंगे उसमें सिर्फ कोणों की बात आएगी बार बार। वो कोणों की बात बीच में हमें यहां फिर ना आना पड़े, हम आगे बढ़ जाएं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने जा रहा है। अगला है कोटिपूरक कोण। अब जरा इसके नाम के बारे में आप बता दूं। कोटिपूरक कोण प्रदेश में अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। कहीं कहीं सिर्फ पूरक कोण बोलते हैं, पूरक। इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा 2 कोण होंगे, कम से कम 2 कोण होंगे, और ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 आ जाए, एग्जैक्टली 90 आ जाए, उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक या फिर कोटिपूरक कोण बोल करके काम अपना कर सकते हैं। अब ऐसे आपसे प्रश्न, अगर मैं प्रश्न पूछूं, भाई मेरे पास ये 30 डिग्री का एक एंगल है, तो इसका कोटिपूरक कितना होगा? इसका मतलब आपको ये पता लगाना है इस 30 में मैं कितना और ऐड कर दूं कि 90 हो जाए। तो कितना करेंगे? 60। मतलब 30 का कोटिपूरक 60 है, तो फिर 60 का कौन होगा? 30 होगा। तो कोटिपूरक कोणों में जो कोण आपको मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वैसा अगर 30 का 60 है तो 60 का और कोई नहीं आएगा। 30 का कोटिपूरक 60, तो 60 का 30, 70 का 20, 20 का 70, 90 का
जीरो, 90 का जीरो, 45 का 45, 50 का कितना होगा, 50 का 40, 40 का 50। इस प्रकार से आप ढेर सारे एंगल की जोड़ियां निकाल कर बता सकते हैं। माने ऐसे दो कोण आपको लेने हैं जिनको ऐड करने पर, जिनको जोड़ने पर 90 आ जाए। उन दोनों कोणों को हम, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को कोट पूरक पूछेंगे, बोलेंगे। पहला वाला दूसरे का होगा, दूसरा वाला पहले का होगा, ठीक है। अच्छा, कोट पूरक कोण पढ़ने के बाद में हम आपको अगली जो बात बता रहे हैं उसका नाम है समपूरक कोण। समपूरक कोण। अब समपूरक क्या होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कोण, ठीक ना। ये क्या होता है, जैसे आपने कोट पूरक पढ़ा वैसे ही समपूरक है। कोट पूरक में आपने 90 बोला था ना, इसमें 180 बोलेंगे। माने ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 आ जाए, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। जैसे मैंने 100 लिया, अगर 100 डिग्री लिया, मैंने आपसे ये पूछा कि भाई देखो आपको 100 का सप्लीमेंट्री बताना है, आप क्या बताएंगे। अब इस 100 में हम कितना ऐड करें कि 180 हो जाए, 80, ठीक है। मतलब 100 का संपूरक 100 का संपूरक 80 होगा और 80 का 100 होगा। इस प्रकार से ढेर सारे जोड़ियां आप निकाल सकते हैं। याद रखना, आपके आगे ज्योमेट्री के चैप्टर में, हर चैप्टर में लगभग ये मिलेगा, ये दोनों संपूरक हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो ये सप्लीमेंट्री संपूरक शब्दावलियां जो है आप ध्यान रखना, ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इस कोण को पढ़ने के पश्चात में हम आपको बताएंगे और कोण जो है, इसे कोणों के प्रकार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यह है आसन्न कोण, आसन्न। अब ये क्या है, नाम नहीं समझ में आ रहा है ना। इसको हम संलग्न कोण भी बोलते हैं, संलग्न कोण। अब संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल माने जुड़े हुए कोण। अब ये कैसा होता है, देखिए मैंने एक कोण लिया यहां पर, ये ध्यान देना, इसका नाम मैं रख देता हूं ABC। अब एक रेखा मैंने यहां पर खींच लिया, तो यहां पर आपको कुल कितने कोण दिख रहे होंगे पता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन दिख रहे हैं। तीन कौन कौन से हैं, एक तो पूरा वाला कोण ABC, एक हो गया बड़ा, दो छोटे छोटे हैं, एक है ABD, दूसरा है DBA, ये ना। तो यहां पर तीन कोण दिख रहे हैं। लेकिन जरा आप इस कोण और इस कोण के बारे में देखिए, इसमें और इसमें, तो कोण ABD और B और DBC, ये दोनों कोण ऐसे हैं कि ये दोनों कोण एक ही रेखा के विपरीत तरफ हैं। ये जो बीच में रेखा आपकी भुजा जो है BD है, ये तो एक कोण BD के अपवर्ड है, ऊपर है, एक डाउनवर्ड नीचे है, एक दाएं है तो एक बाएं होगा, एक ऊपर है एक नीचे होगा। माने ऐसे दो कोण, ऐसे कोणों की जोड़ियां जो एक ही भुजा के विपरीत तरफ स्थित हों, उनको हम संलग्न कोण कहते हैं। माने ये दोनों कोण संलग्न हैं, ठीक है। कौन कौन कोण, कोण ABD और DBC। अगर मैं पूछूं कि क्या कोण ABC और ABD, ये देखना ABC ABD ये संलग्न है, नहीं है, ये संलग्न नहीं है। क्योंकि देखो ABC AB के नीचे है, बराबर है, और DBC ये भी नीचे है, एक ही तरफ हो गए। हमें क्या देखना है, ऐसे कोणों की जोड़ियां जो एक ही रेखा के विपरीत तरफ हो। अब मैंने अंगुली दिखाई, ठीक है। यहां पर आपको दो कोण दिख रहे होंगे, एक ये। इन दोनों कोणों के बीच में एक ही भुजा है, इसको आप क्या मानेंगे, कॉमन भुजा मान लेंगे। कितनी कॉमन, माने दोनों कोण एक ही भुजा के कैसे हैं, दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, ठीक है। ऐसे कोणों की जोड़ियां जो एक ही भुजा के विपरीत तरफ स्थित होते हैं, उसको हम संलग्न कोण बोलते हैं।
आसन्न कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल एक कॉमन नाम है, बाकी आसन्न या संलग्न आपकी किताबों में जो भी दिया जाता है उसके आधार पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए अगला कोण हम एक और बता रहे हैं, उसके बाद में कोण संबंधी चीजें आपको मैं आगे लेके चलूंगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। जब कोई रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को, अब ये रेखा AB है और ये रेखा BC है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर आपको चार कोण दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो कोण आपस में आमने सामने हैं, आमने सामने, ठीक है, जैसे एक के आमने सामने 3 है, एक और 3 आमने सामने हैं, तो कोण नंबर 1 का अपोजिट एंगल 3 है और 3 का 1 है, 4 का 2 है, 2 का 4 है। तो इन शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां जो होती हैं हमेशा इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, समान होती हैं। ध्यान रखना ये प्रमेय है, ठीक है ना। थ्योरम मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं, जो कोण शीर्षाभिमुख होते हैं वो सर्वांगसम होती हैं। इस प्रकार से अगर हम बता दें कोण इसका मान 110 है, कोण AOC का मान अगर 110 है तो एंगल BOD का मान भी 110 होगा। ठीक है, इस प्रकार के कोण आपको निकल गए। अब ये रेखाओं की स्थिति जो होती है, अगर रेखाएं एक से ज्यादा होती हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं वो देखिए। अब ये रेखा देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका नाम ABCD, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं माने ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर विभक्त कर दें, प्रतिच्छेदित कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, उनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, कभी भी हम इन रेखाओं को आगे लेकर अनंत तक जाएंगे, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, इनको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर। अप्रतिच्छेदी या समांतर, इसको असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब इससे संबंधित और भी शब्दावलियां मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इस वीडियो में जो शब्द क्रम आए हैं, जो टर्म्स आए हैं, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे वाले बिंदु आपको बड़ी आसानी से समझ में आते जाएंगे और आप बिना किसी दिक्कत के ये सारे सवाल लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।